Rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our course title is Principles of Animal Life. बेटा जैसे कि आप जानते हैं हमने अपना चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है. बेसिकली उसमें हमने जोलॉजी का इंट्रोडक्शन लिया, बायोलॉजिकल मेथड को स्टार्ट किया. देन वी हैव डिस्कस द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड नाउ आवर टॉपिक इज़ एनवायरनमेंट. ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. हमने जो है वो एनवायरनमेंट को स्टडी करना है. एनवायरनमेंट के अंदर उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं उसकी डिटेल हमने स्टडी करनी है. तो बेसिकली एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट है क्या, तो बेसिकली ये कलेक्टिव टर्म है. कलेक्टिव टर्म यूज़ की जाती है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को मिलाकर जो जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रह रहा है. ठीक है, हम कहते हैं इट इज़ अ कलेक्टिव टर्म फॉर द कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. ठीक है, ऑब्वियसली इन ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए कोई ना कोई स्पेस चाहिए. उस स्पेस के इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट होगा, उस स्पेस के इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग है उसको आप क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट. ठीक है, उसके अंदर बायोटिक टर्म्स भी आ जाती हैं और एबायोटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं. बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स. ऑब्वियसली आपको पता है हम जहाँ पर रह रहे होते हैं वहाँ पर ना सिर्फ हमें अपने ही जैसे लोगों की ज़रूरत होती है बल्कि उसके साथ साथ हमें कुछ नॉन लिविंग फैक्टर्स भी चाहिए होते हैं. जैसे कि हमें एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, पीएच चाहिए, इसी तरह से वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें सॉइल चाहिए, इसी तरह से हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. इट मीन्स कि ना सिर्फ हम बायोटिक फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होते हैं बल्कि हमें एबायोटिक फैक्टर्स भी हमारे लिए ज़रूरी होते हैं. तो इन सब को मिलाकर हैबिटेट जहाँ पर इंसान रह रहा है या हैबिटेट जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसके इर्द गिर्द के जितने भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनको मिलाकर हम क्या कंसिडर करते हैं, एनवायरनमेंट. ठीक है, द हैबिटेट और टुगेदर विद द अदर सराउंडिंग फॉर्म द एनवायरनमेंट. की हैबिटेट तो वो जगह है जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह जिसे हम हैबिटेट बोल रहे हैं और उसके साथ साथ की जो सराउंडिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, इन्वायरमेंट की टर्म आ गई. इसके बाद जो है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया एनवायरनमेंट के अंदर दो बेसिक कंपोनेंट हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट. ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स देखें, द लिविंग कंपोनेंट्स इंक्लूड एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ. बेसिकली इसके अंदर एनिमल्स और प्लांट लाइफ है. ठीक है, मीन्स के जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं. ठीक है, इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स आपको पता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बेसिकली प्लांट्स को आप प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं. इसी तरह से कंज्यूमर्स जो कि प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट होते हैं एंड डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो बेसिकली डेड ऑर्गेनिक मैटर को रिसाइकल कर रहे होते हैं, डीकम्पोज कर रहे होते हैं. इसके अंदर बेसिकली फंजाई और बैक्टीरिया आ जाते हैं. ठीक है, इसी तरह से एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें, द नॉन लिविंग फैक्टर्स आर लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, मिनरल्स एंड टोपोग्राफी ऑफ द एरिया. बेसिकली इसके अंदर हर तरह का नॉन लिविंग फैक्टर आता है जो किसी भी तरह से लिविंग फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है. ठीक है, नॉन लिविंग में वो चीज़ें आ जाती हैं जो हमारी ज़िंदगी को किसी भी तरह से असरअंदाज कर रही होती हैं, उस पर इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं. उसको हम जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर कंसिडर करते हैं. जैसे कि लाइट. ठीक है, लाइट है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स के वाटर की जो कंसनट्रेशन है, विंड, मिनरल्स एंड टोपोग्राफी. टोपोग्राफी कह रहे हैं कि हमारे पास जो अर्थ की सरफेस है उस पर जितने भी लैंड फॉर्म्स होती हैं उसको हम टोपोग्राफी बोलते हैं. कि कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर रॉक्स बन रही हैं, उन सब को जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी. ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली कंपोनेंट्स में दो चीज़ें आ गई, बायोटिक एंड एबायोटिक. नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिनको हमने देखना है. सबसे पहले हमारे पास इकोलॉजी. ठीक है, इकोलॉजी जब ब्रांचेस हमने डिस्कस की थी जोलॉजी की तब भी हमने इकोलॉजी को पढ़ा था. तो इकोलॉजी बेसिकली क्या है, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बीइंग देमसेल्व्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स. ठीक है, कि ये हमारे पास एक कलेक्टिव टर्म है जिसमें हम इंटर रिलेशनशिप मीन्स के हमारे पास हम जो है वो इंटरेक्शन चेक कर रहे होते हैं किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विद देयर नॉन लिविंग फैक्टर्स एंड दिस स्टडी इज कॉल्ड इकोलॉजी. ठीक है, कि इसकी स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं. इसके अंदर आपने हर तरह का इंटर रिलेशनशिप चेक करना होता है कि एक ऑर्गेनिज्म पर उसके नॉन लिविंग फैक्टर्स किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस तरह से संदाज हो रहे हैं. ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसकी जो लाइफ है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रही होती है नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ. ठीक है, तो बेसिकली इसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं. इसको हम कहते हैं कि इकोलॉजी बेसिकली एनिमल्स और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उनका जो होम है, उनका जो हैबिटेट है उसके अंदर बहुत सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जो कि उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं और उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कह रहे हैं. ठीक है, इसी तरह से इकोसिस्टम की बात करें, ऑर्गेनिजम्स अलोंग विद देयर इन्वायरमेंट.
ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म और उसका इन्वायरमेंट इकट्ठे मिलकर एक इकोलॉजिकल सिस्टम बना रहे होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास इकोसिस्टम बहुत सारे हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, इस तरह से मेरीन वाटर इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम आप डिस्कस करते हैं जब आप इकोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पर सिर्फ जो है वो कलेक्टिव टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया। इकोसिस्टम क्या है कि इन्वायरमेंट और उसके जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो सिस्टम बन रहा है उसको आप इकोसिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है वो मेन हमारा टॉपिक आ जाता है, दैट इज डायनामिक्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, ये डायनामिक्स मीन्स के चेंजिंग जो फैक्टर्स हो रहे हैं इकोसिस्टम के अंदर, उसको देखना है। सबसे पहले हमारे पास रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आपको पता है रिसाइकल होते रहते हैं, जिसे आप बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के अंदर डिटेल में स्टडी भी करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ मिनरल्स एक्वायर बाय प्लांट्स विल बी रिटर्न टू द सॉइल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओब्वियसली प्लांट्स ने जो मिनरल्स लिए हैं सॉइल से, वो उसने दोबारा सॉइल को देने भी हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से देगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, बेसिकली आप अगर बैक्टीरिया की बात कर लें तो बैक्टीरिया एज अ रिसाइकलर काम कर रहा होता है। वो प्लांट से जो है, प्लांट्स के जितने भी डेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि लीफ लिटर, डेड रूट्स या फिर कोई भी ऑर्गेनिक डेब्रीज वगैरह जो प्लांट्स की मौजूद है, मीन्स के प्लांट की जब जो है मुकम्मल रिसाइकलिंग करनी होती है तो बैक्टीरिया उस पर काम करते हैं। ठीक है, उसके लीफ लिटर पर, उसकी डेड बॉडीज पर काम कर रहे होते हैं और उसको डीकम्पोज करके दोबारा से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में डाल रहे होते हैं। इट मीन्स कि ये साइकिल जो है वो चल रहा होता है, जिसको हम रिसाइकलिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास इकोसिस्टम के अंदर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर एनर्जी का जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम अकर्स फ्रॉम सन टू फोटोसिंथेटिक लाइफ विच इज प्रोड्यूसर्स टू ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन प्लांट्स। ओब्वियसली एक जो है हमारे पास लेवल्स बने हुए हैं कि सन से डायरेक्टली जो है वो सूरज की रोशनी जो किसने जो है वो कैप्चर की, सन से डायरेक्टली जो है वो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स ने सूरज की रोशनी को कैप्चर किया, फिर यही सूरज की रोशनी की मदद से प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में उन्होंने क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट्स बनाए। इट मीन्स उन्होंने अपनी खुराक तैयार की, अपनी फूड तैयार की, जिससे उन्होंने क्या लेनी है, एनर्जी हासिल करनी है। अब इस कार्बोहाइड्रेट को जो है वो यूज भी करेंगे, अपने इस्तेमाल में भी लाएंगे, लेकिन जो कंज्यूमर्स होते हैं वो भी डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स मीन्स के प्लांट्स पर फीड कर रहे हैं। इट मीन्स के प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स थे अब वो किसके अंदर आ गए हैं, अब वो कंज्यूमर्स के अंदर आ गए हैं। इट मीन्स कि ये हमारे पास एनर्जी का फ्लो चल रहा है कि एक लेवल से दूसरे लेवल के अंदर एनर्जी जो है वो चलती जा रही है, फ्लो होता जा रहा है। लेकिन मेन जो हमारे पास सोर्स होता है एनर्जी का, दैट इज सन। ठीक है, इसी तरह से हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड, इंटर रिलेटेड हैं, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बगैर सर्वाइव नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया डायनामिक्स ऑफ इकोसिस्टम। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है वर्ल्ड रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज की तरफ आए तो रिसोर्सेज हमारे पास बेसिकली दो मेन तरह के रिसोर्सेज हमारे पास पाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है इन्वायरमेंट हमारा जो है वो ट्रेयर ऑफ रिसोर्सेज है। मीन्स कि ये एक ऐसा खजाना है हमारे पास जिसके अंदर हर तरह का रिसोर्स है, हर तरह की हमें जो है वो सहूलत देता है ये, लेकिन इन रिटर्न हम इसे बहुत ज़्यादा हार्म दे रहे होते हैं, इन रिटर्न इसको हम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसने हमें जो है वो हर तरह की सहूलत दी है, हर तरह के कम्फर्ट हमें इसने दिए हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है फूड इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, शेल्टर इन्वायरमेंट से ले रहे हैं। क्लॉथिंग की बात करें तो क्लॉथिंग हम इन्वायरमेंट से, फ्यूल हम इन्वायरमेंट से, हर तरह की चीज़ जो है वो इन्वायरमेंट हमें सप्लाई कर रहा है, लेकिन इन रिटर्न हम उसे जो है वो कुछ भी नहीं दे रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रिसोर्सेज की हमारे पास टाइप्स कितनी हैं, तो रिसोर्सेज हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। पहला रिसोर्स है हमारे पास नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, देन इज रीन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स नाम से जाहिर हो रहा है कि ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक दफ़ा एग्जॉस्ट कर गए, एक दफ़ा कंज्यूम हो गए तो दोबारा से रिप्लेस या दोबारा से रीफिल नहीं हो सकते। ठीक है, नॉन रीन्यूएबल है, नाम से जाहिर हो रहा है कि ऐसे रिसोर्स हैं जिसको हम दोबारा से रीन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने कहा कि ये अगर इसको एक दफ़ा से एग्जॉस्ट कर लिया गया, एक दफ़ा से यूज़ कर लिया गया, कंज्यूम कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, तो दोबारा से इसको रीफिल या रीन्यू नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह से रीन्यूएबल रिसोर्स नाम से जाहिर है कि ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कभी डिप्लीट नहीं होते, कभी ख़त्म नहीं होते, और इनको हम दोबारा से यूज़ एंड यूज़ कर सकते हैं, यूज़ अगेन एंड अगेन हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल्स की बात करें तो उसके अंदर आ जाते हैं कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, मेटल्स वगैरह। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हमने एक दफ़ा कंज्यूम कर लिया तो दोबारा से रिटर्न नहीं होते।
इसी तरह से रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास आ जाते हैं एयर, वाटर, सॉइल, वाइल्ड लाइफ वगैरह, और फॉरेस्ट जो है हमारे पास रीन्यूएबल रिसोर्स हैं कि अगर हमने इनको जो है वो कंजर्व कर लिया तो हम इनको दोबारा से रीन्यू कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इनकी ये जो हमारे पास नॉन रीन्यूएबल और रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इन्हीं की हमने डिटेल डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारे पास रिसोर्स है दैट इज एयर। ठीक है, एयर की बात करें, एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल रिसोर्स। अब यहाँ याद रखना है आपने कि ये हमारे पास रीन्यूएबल रिसोर्स है कि अगर हम इसको कंजर्व करें तो हम इसको दोबारा से हासिल कर सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं एक दफ़ा से। तो ये हमारे पास बेसिकली होती क्या है, थिक ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ। ठीक है, आपको पता है बायोस्फीयर वो जगह होती है जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है, और बायोस्फीयर के आपको पता है 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो बेसिकली जो एटमॉस्फेयर की बात होती है तो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर आ जाती है जो कि हमारे बायोस्फीयर का पार्ट है। एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ को सराउंड कर रही है थिक ब्लैंकेट की तरह, और इसके अंदर एयर जो है वो पाई जाती है। अगर हम एयर की कंपोजिशन की बात करें तो एयर के अंदर जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में गैस पाई जाती है दैट इज़ नाइट्रोजन। ठीक है, 79% इसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड ट्रेसिस जो है वो इनर्ट गैसेस के कुछ ट्रेस अमाउंट भी इसके अंदर पाई जाती है। तो बेटा ये कंपोजिशन आपने अच्छे से याद कर लेनी है, एज एमसीक्यूज भी पूछ ली जाती हैं और जो है वो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि एयर जो है वो कंटिन्यूसली पोल्यूट कर रही है, रैपिडली पोल्यूट हो रही है। क्यों पोल्यूट हो रही है? ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, की हमारी इंडस्ट्रीज की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट, जितनी भी गैसेज हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही होती हैं। इट मीन्स कि वो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी एयर को पोल्यूट कर रही हैं। इसी तरह से ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं, ऑटोमोबाइल से जितने भी वेस्ट निकल रही हैं, जितनी भी गैसेज निकल रही हैं वो हमारी हवा के अंदर एंटर हो रही हैं। पोल्यूटेड एयर कंटेन गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब ये हमारे पास जो है वो पोल्यूटेड एयर के कंपोनेंट्स हैं कि अगर एयर पोल्यूट हो जाती है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। और आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है कि ये इसकी अफिनिटी ब्लड के साथ बहुत ज़्यादा है। आपको पता है मोस्टली हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी कर रही होती है, लेकिन अगर एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए नॉर्मल अमाउंट से तो हमारी हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करना शुरू कर देती है। मीन्स के कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर बाइंड करना शुरू कर जाती है, जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ऑब्वियसली अब आरबीसीज के साथ हीमोग्लोबिन के साथ कौन बाइंड कर गया? कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर चुकी है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसी तरह से हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स में जो है वो बहुत सारी किडनी के प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा होता है, किडनी लीवर डैमेज की वजह बन रहा होता है। और इसी तरह से हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर जो हैं वो लंग इन्फेक्शन कॉज करते हैं, आई इरिटेंट का बाइस बनते हैं, एस्थमा वगैरह, और स्मोक, और बेसिक जो बात इसकी होती है एसिड रेन कॉज करते हैं ये। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर जो हैं वो वाटर के साथ मिलकर जो है वो एसिड रेन का बाइस बन रहे होते हैं, और आपको पता है एसिड रेन वो जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो बेटा ये जो है हमारे पास जो है वो एयर की पोल्यूशन है। लेकिन अगर हम एयर की इंपॉर्टेंस डिस्कस करें तो आपको पता है एयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली हम रेस्पायरेशन के अंदर कंज्यूम कर रहे होते हैं, और इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पर फोटोसेंसिस के जरिए से रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन को हम कंज्यूम कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स यूज कर रहे हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये सारे के सारे जो है वो नेचुरल कंपोनेंट्स हैं हमारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हमारे जितने भी हैं वो सारे के सारे एयर में मौजूद जो गैसेज हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारा जो है वो आ जाता है रिसोर्स, दैट इज वाटर। ठीक है, आपको पता है वाटर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि 70% ऑफ द अर्थ जो है वो हमारी वाटर से कवर है। उस 70% वाटर में से जो 97% वाटर है वो हमारा टोटल प्लेनेट अर्थ में ओशंस की सूरत में या मेरीन वाटर की सूरत में मौजूद है। और आपको पता है मेरीन वाटर ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन हाई होती है, उसको हम डायरेक्टली पीने के पर्पज़ के लिए, अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते।
लेकिन वैसे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओबियसली उसके अंदर बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। तो 97% वाटर ऐसा है जो कि मरीन वाटर की सूरत में मौजूद है, मीन्स के वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पा रहे। इसी तरह से 2% वाटर जो है वो हमारा फ्रोजन आइस कैप्स की सूरत में, ग्लेशियर्स की सूरत में जो है वो फ्रोजन हुआ है। इसी तरह से 1% वाटर जो अवेलेबल है हमारे पास, वो हमारे फ्रेश वाटर की सूरत में हमारे पास पाया जाता है, जिसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। लेक्स की सूरत में हमारे पास मौजूद है, स्ट्रीम्स की सूरत में, कैनाल्स की सूरत में, रिवर्स की सूरत में हमारे पास पाया जा रहा है, जिसको हम अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, इरीगेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। इट मीन्स यहाँ से हमें जाहिर हो रहा है कि हमारे 70% वाटर में से 97% वाटर तो हमारे लिए यूजेबल ही नहीं है, और उसमें से बाकी बचता है हमारे पास 3%। 3% में से भी जो 2% है वो हमारा फ्रोजन आइस कैप्स की सूरत में मौजूद है, मीन्स कि वो भी डायरेक्ट यूज़ में नहीं है। सिर्फ 1% ऐसा वाटर है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वही 1% वाटर हम बहुत ज़्यादा पोल्यूट भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर की पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब वो 1% वाटर भी हमारे पीने के काबिल नहीं रह रहा। तो ये हमारा ही जो है वो हमारी ही नाअहली है कि हम अपने ही पीने के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है वाटर को हमने डायरेक्टली यूज़ करना है, इनडायरेक्टली यूज़ करना है। इरिगेशन पर्पज़ के लिए 90% वाटर हमारा यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक पर्पज़ की बात करें तो 10% वाटर हमारा इंडस्ट्रीज़ में जा रहा है, डोमेस्टिक यूज़ में हमारा 10% वाटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल के तौर पर काम करता है। कोई भी फूड स्टफ़ हमने बनाना है, ड्रिंकिंग के कोई भी जो है मटेरियल बनाने हैं, हमने लिक्विड डिटर्जेंट्स बनाने हैं या कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, उसके अंदर वाटर जो है वो एक रॉ मटेरियल के तौर पर लाजमी तौर पर यूज़ होता है। इसी तरह से हमारे पास NaCl जो है, NaCl इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कुकिंग, इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, कि अगर हमने नमक हासिल करना है तो नमक बेसिकली हम सी वाटर से ले रहे होते हैं। इट मीन्स वाटर होगा तभी हमें सॉल्ट मिलेगा। इसी तरह से अगर हमारी इरिगेशन जो हमारी पूरी की पूरी क्रॉप की प्रोडक्शन है वो हमारी वाटर पर टोटली डिपेंडेंट है, क्योंकि 90% वाटर हम जो है वो इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इट मीन्स वाटर हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम इस वाटर को क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेट हद तक बहुत ज़्यादा जो है वो हम इसको पोल्यूट करते जा रहे हैं। टॉक्सिक मटेरियल्स, केमिकल वेस्ट जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, जो इंडस्ट्री से डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे हमारे एक्वेटिक लाइफ के लिए डेंजर्स का बाइस बन रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली हम कहाँ डंप कर देते हैं, रिवर्स के अंदर, कैनाल्स के अंदर। वो वाटर डायरेक्टली बगैर किसी फिल्टर के डायरेक्टली जो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है वो वेस्ट वाटर है वो पानी जो है वो उसके अंदर डाल दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है एक्वेटिक लाइफ के लिए भी, क्योंकि उनके अंदर जो भी फिशेज़ रह रही हैं, जो भी उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, वो उसके जो है वो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम कॉज करता है। इसी तरह से जो सीवेज जो है, सीवेज का जो वाटर होता है वो भी डायरेक्टली कैनाल्स में, लेक्स में डाल दिया जाता है, जो कि डिजीज़ कॉज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ही जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने रिसोर्स को खुद ही जो है वो रिसाइकल करना है, क्योंकि आपको पता है वाटर जो है वो हमारे पास एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, हम इसको रीन्यू कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट वाटर है, जो सीवेज वाटर है, हम उसको रीयूज़ करके, रीफिल करके जो है वो दोबारा से फिर हम उसको लेक्स में डालें, रिवर्स में डालें, लेकिन बगैर फिल्टर किए, बगैर जो है वो उसको साफ़ किए हम उसको पानी को उसके अंदर ना डालें, ताकि जो पानी हमारे पास 1% है वो तो कम से कम हमारे पास सेफ रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड रिसोर्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिसोर्स है, दैट इज सॉइल। ठीक है, सॉइल की बात करें, द अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। ठीक है, ऊपर वाली जो हमारे पास अर्थ की क्रस्ट की सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको हम सॉइल बोल रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर हम पार्टिकल्स की बात कर लें या इसकी कंपोजिशन की बात कर लें तो बेसिक इसके अंदर जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स, वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर एंड मेनी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये कंपोजिशन है सॉइल की। एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ ली जाती है, तो आपने इसको देख लेना है। सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं, वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर है इसके अंदर, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिकली बैक्टीरिया और फंजाई हैं। और आपको पता है बैक्टीरिया और फंजाई एज अ रिसाइकलर, एज अ डीकम्पोजर भी काम कर रही हैं। ठीक है, सॉइल जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सॉइल के यूज़ की बात करें तो सॉइल हमारे लिए बेसिकली आपको पता है प्लांट की जो लाइफ है वो डायरेक्टली सॉइल पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो डायरेक्टली सॉइल के अंदर मौजूद होती हैं। इट मीन्स प्लांट को जो सपोर्ट देने वाला काम कर रहा है वो डायरेक्टली सॉइल पर डिपेंडेंट है, क्योंकि रूट्स जो हैं वो उसकी डायरेक्टली सॉइल के अंदर ही एंकर करती हैं, सॉइल ही उसको सपोर्ट देती है। इसी तरह से सॉइल इज अ बिग सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स।
कि प्लांट्स ने कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हासिल करने हैं तो वो सॉइल से ही जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ओके बेटा, लेकिन ये जो सॉइल है हमारे पास, इसको ये कंटिन्यूसली डिप्लीट होती जा रही है, न्यूट्रिएंट्स इससे कम होते जाते हैं, होते जा रहे हैं। क्यों कम होते जा रहे हैं इसके अंदर न्यूट्रिएंट? ड्यू टू विगरस क्रॉप प्रोडक्शन, क्योंकि हमारी क्रॉप प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की मिकदार सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा कम रह गई है। इसी तरह से लैंड जो है वो एरोजन की वजह से भी अफेक्ट हो रही है। एक्सटेंसिव ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स के ग्रेजर्स हमारे पास इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो ग्रेजिंग के दौरान डायरेक्टली सॉइल के अंदर जितनी भी रूट्स हैं उसको एंकर करने, उसको खींच लेते हैं, पुल आउट कर लेते हैं, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। इसी तरह से लीचिंग, लीचिंग कहते हैं कि लॉस ऑफ वाटर सोल्यूबल प्लांट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, के जितने भी वाटर सोल्यूबल प्लांट न्यूट्रिएंट हैं जो कि सॉइल के अंदर मौजूद है, उनका ख़त्म हो जाना, वाटर उनका ख़त्म हो जाना सॉइल से, उसको हम क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं। अब वो लीचिंग होती क्यों है? ये रेन की वजह से भी हो सकती है कि बारिश के कतरे जो हैं, वो बारिश का जो पानी है वो डायरेक्टली सॉइल के ऊपर आकर पड़ता है, तो वो इतने प्रेशर से आकर गिरता है कि जो सॉइल है उसके अंदर लीचिंग स्टार्ट हो जाती है। मीन्स कि उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी के साथ ही बह जाते हैं। बारिश का पानी जहाँ पर फ्लो कर रहा है वो उसी के साथ फ्लो आउट कर जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ठीक है। इसी तरह से रैपिड अर्बनाइजेशन आल्सो डिस्टर्बिंग नेचुरल लैंड कंडीशन। ओबियसली अर्बनाइजेशन, आपको पता है, अर्बनाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, हमारी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। इसलिए हमें आर्टिफिशियली सॉइल को जो है वो न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं जब भी हमने कोई क्रॉप की प्रोडक्शन करनी होती है। इसी तरह से फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर आल्सो पोल्यूटिंग द सॉइल। ओबियसली हम जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स डाल रहे होते हैं वो भी प्लांट की, वो भी जो है वो सॉइल की कंडीशंस को पोल्यूट कर रहे होते हैं। इसी तरह से इंसेक्टिसाइड्स के, हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं ताकि हम इंसेक्ट्स को किल कर सकें, पेस्ट को किल कर सकें। तो ये जो केमिकल्स हैं ये ना सिर्फ उनको पेस्ट को किल कर रहे होते हैं, लेकिन ये पोल्यूशन का बायस भी बन रहे होते हैं। ठीक है। एक तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं डायरेक्टली, कि इन्वायरमेंट के अंदर जो केमिकल स्प्रे हो रहा है वो ओबियसली वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं या वहाँ पर मौजूद जितनी भी लिविंग लाइफ है उसको भी अफेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ सॉइल के अंदर भी ये जा रहे होते हैं और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स की मिकदार को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास सॉइल को अगर हमने कंजर्व करना है, मीन्स कि अगर हमने इसको बेहतर बनाना है तो हमें सॉइल कंजर्व के लिए कोई प्रॉपर अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम फार्मर्स को, जनरल पब्लिक को अवेयर करें, उन्हें एजुकेट करें, थ्रू मीडिया भी कर सकते हैं कि हम उन्हें बताएं कि सॉइल हमारे लिए कितना जो है वो अहम इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, इसको हम कंजर्व करना चाहिए ताकि जो है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। क्योंकि आपको पता है हमारी जो इकोनॉमी है वो डायरेक्टली हमारी क्रॉप्स प्रोडक्शन के ऊपर, हमारी इरीगेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारा रिसोर्स है, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ। ठीक है। वाइल्ड लाइफ की बात करें, वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू ऑल नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ठीक है। इसके अंदर सारे के सारे वो प्लांट्स आ जाते हैं जो कि हम घरों में कल्टीवेट नहीं करते। इसी तरह से नॉन डोमेस्टिकेटेड के ऐसे एनिमल्स हैं जो हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, मीन्स के घरों में हम उन्हें नहीं पालते, वो सिर्फ जंगली जानवर हैं और वो जंगल में ही रहते हैं। फॉरेस्ट के जो हैं वो वाइल्ड लाइफ इसीलिए हम उन्हें कहा है। ठीक है, कि बेसिकली इसके अंदर नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं और नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। अब नाम से जाहिर हो रहा है कि अगर हम इन्हें नॉन डोमेस्टिकेटेड हैं तो मीन्स कि वो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उन्हें घर में नहीं पाल रहे, तो उनकी हमें जो है हमारी लाइफ के अंदर कोई मदाखलत नहीं है। बल्कि ऐसा नहीं है कि हमारे लिए अगर हम उन्हें घर में नहीं पाल रहे, नॉन डोमेस्टिकेटेड हैं, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो फूड चेन है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है। आपको पता है फूड चेन जो है वो या फूड वेब, आपको पता है उसके अंदर कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं आता, उसके अंदर हर तरह का ऑर्गेनिज्म आता है। प्रोड्यूसर से हमारी फूड चेन स्टार्ट होती है, फिर हमारा कंज्यूमर्स आ जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। इट मीन्स कि हमारी फूड चेन जो है वो डायरेक्टली हर तरह का ऑर्गेनिज्म उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में मौजूद होगा, तभी हमारी फूड वेब जो है वो कंटिन्यूसली चल सकती है। और इसके अलावा हम अपनी जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए भी जो है वो वाइल्ड लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बहुत सारे ऐसी हर्बिसाइड, बहुत सारे ऐसे जो है हमारे पास मेडिसिन्स हैं जो हम वाइल्ड प्लांट से हासिल कर रहे होते हैं। इस तरह से बहुत सारे हमारी ऐसी जो है वो केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारी मेडिसिन्स होती हैं जो हम नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, मीन्स के जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनसे हम हासिल कर रहे होते हैं। इट मीन्स कि हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपनी वाइल्ड लाइफ से हासिल करते हैं, इसलिए हमें उनको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। मैन इज़ लिविंग मैनी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ। ओबियसली हम जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं कि अपने शौक के लिए हम जो है वो जंगली जानवरों का शिकार कर लेते हैं सिर्फ अपने शौक के लिए। ठीक है। इसी तरह से एज अ रिजल्ट ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट, जिसके नतीजे में बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि नियर टू एक्सटिंक्शन है, मीन्स के उनको अगर कंजर्व ना किया गया, उनको महफूज ना किया गया तो वो भी दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। और उन्हें हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। मीन्स कि ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि नियर टू एक्सटिंक्शन है। और आपको पता है जैसे कि चीता है हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर आ जाता है। ठीक है। पोलर बियर है हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर है। तो बहुत सारे हुबारा बस्टर्ड वगैरह ये हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। मीन्स के इनका जो हमारे पास रिप्रोडक्शन लेवल है ये भी बहुत कम हो चुका है और उनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी बहुत कम रह गए हैं दुनिया में। और अगर हमने इनको मज़ीद